नमस्कार साथियों, एरा संस्थान में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन ने मास्टर 1-to-1 बैच चला रखा था, उसमें अपनी 5 सब्जेक्टें कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। और जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स थी उसके अंदर अपनी 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए। आज अपना जो 5वां जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा डिमांड का, ठीक है। किसका रहेगा? आपकी डिमांड का रहेगा। तो 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए ना। अपने 5वें टॉपिक में इसी अकॉर्डिंग देखेंगे आपकी जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वहीं से आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। वहीं आपको नोट्स अवेलेबल करवाऊंगा, ठीक है। अब जैसे जैसे आपको अगर इस समय अगर आपको इतना टाइम नहीं है, क्योंकि आपके मिड टर्म आने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे मिड टर्म या फिर अभी से इतना ज्यादा हर वीडियो 15-20 मिनट के समथिंग होती है, तो इतने पास सभी चॉइस हाउस होते हैं, ठीक है। बहुत समय पड़ा है अभी तक, तो आप साथ साथ नोट्स बना लोगे तो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो चलते हैं अपन 5वें लेक्चर की तरफ, ठीक है। कौन सा लेक्चर है आपका? 5वां टॉपिक, क्लास 5, ठीक है। अब देखते हैं मांग का अर्थ। बोले तो जो आपकी डिमांड होती है उसका मीनिंग देखेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं। प्राय देखा गया है कि लोग इच्छा, आवश्यकता और मांग को एक दूसरे के विकल्प के रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब जो मनुष्य या फिर जो लोग होते हैं वो अपने इच्छा, आवश्यकता और डिमांड को एक दूसरे के क्या मानते हैं? विकल्प मानते हैं। क्या मानते हैं? विकल्प मानते हैं। बोले तो ऑब्जेक्टिव मानते हैं। किंतु इकोनॉमिक्स के अगर अपन स्टडी के आधार पर अपन देखे डिमांड को, तो क्या है? ये समान नहीं है। अगर अपन इकोनॉमिक्स के आधार पर लोग मानते तो इसको डिमांड को, और जो आपकी आवश्यकता है और जो इच्छा है उसको क्या मानते हैं? एक दूसरे के विकल्प मानते हैं। हालांकि अगर अपन इकोनॉमिक्स के आधार पर इसको देखें तो इसको अपन समान नहीं मान सकते। इच्छा किसी वस्तु को रखने की चाहत मात्र है। सामान्यतः ये वस्तु के प्रति उत्कटा ही है। अतः कोई भी किसी भी वस्तु की इच्छा कर सकता है, भले ही वह वस्तु वास्तव में उपलब्ध है या नहीं। दूसरी तरफ आवश्यकता वह इच्छा है जिसे पूरा करने के लिए क्षमता, मतलब साधन हो, और साधनों को इच्छा पूर्ति करने हेतु वे करने की तत्परता हो। इसलिए हर इच्छा आवश्यकता नहीं होती। इच्छा आवश्यकता तब कहलाती है जब व्यक्ति इसी स्थिति में हो कि उसकी संतुष्टि कर सके। चलते हैं नेक्स्ट। किसी वस्तु की मांग से हमारा अभिप्राय वस्तु की उस इच्छा से होता है जिसे क्रय करने की क्षमता, बोले तो शक्ति हो, और उसे वे करने की तत्परता भी हो। जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु के उपभोग की इच्छा करता है और उसके पास आवश्यकता क्रय शक्ति भी है, अर्थात आय के साथ खर्च करने की इच्छा दोनों का होना वस्तु की मांग के लिए आवश्यक है। किसी वस्तु की मांग का तात्पर्य वस्तु की उस मात्रा से है जिसे उपभोक्ता एक निश्चित कीमत पर निश्चित अवधि में क्रय करने की इच्छा रखता हो। मांग की उक्त परिभाषा मांग के 3 आवश्यक तत्वों पर प्रकाश डालती है। कौन कौन से हैं 3? देखते हैं, एक एक के बारे में अपन अच्छे से चर्चा करते हैं। पहली आपकी है वस्तु की कीमत, दूसरी आपकी है वस्तु की मात्रा, तीसरी आपकी है समय अवधि। तो आइए निम्नलिखित कथनों का विचार करते हैं। अपन कुछ कथन दिए गए हैं आपको, उसके बारे में अपन कुछ विचार करते हैं कि जो कथन दिए हैं वो क्या बोलते हैं, क्या इफेक्ट डालते हैं कुछ बातों पे। गत सप्ताह है अक्षय ने 2 किलो सेब खरीदे। गत सप्ताह है मतलब पिछले सप्ताह है, जो अक्षय है वो कितने सेब खरीदा? 2 किलो सेब खरीदा। दूसरा बोल रहा है अक्षय ने 60 रुपए प्रति किलो कीमत पर कितने किलोग्राम? 100 किलोग्राम सेब खरीदे। पहली लाइन में तो ये बोल रहा है आपको अक्षय ने 2 किलो सेब खरीदे, कब? गत सप्ताह है, ठीक है। दूसरी बिंदु के अंदर बोल रहा है आपको अक्षय ने 60 रुपए किलोग्राम या प्रति किलोग्राम कीमत पर कितने सेब खरीदे? 2 किलो। यहां पर भी 2 किलो खरीदा था और यहां पर भी 2 किलो।
गत सप्ताह अक्षय ने 60 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर 2 किलोग्राम सेव खरीदे थे। मांग के संदर्भ में पहले दो कथन अपूर्ण है। पहले कथन में सेब का मूल्य नहीं बताया गया। मतलब यही डिसाइड होता है कि आपके जो 3 बिंदु दे रखे थे उनमें एक में तो दे रखा है कि गत सप्ताह के अंदर अक्षय ने 2 किलोग्राम सेब खरीदे थे, ठीक है। और नेक्स्ट बिंदु के अंदर आपको दे रखा है कि जो अक्षय है, ठीक है, वो क्या है 60 रुपए में। इसमें तो आपको कीमत नहीं बताई कि कितने प्रति किलोग्राम पर सेव खरीदे थे। डायरेक्ट ऐसे बताया है कि गत पश्चात जो आपका अक्षय है उसने 2 किलोग्राम सेव खरीदे थे गत पश्चात। दूसरे बिंदु में यह बोल रहा है कि जो अक्षय है वो 60 रुपए प्रति किलोग्राम 2 किलोग्राम सेव खरीदता है। तो तीसरे बिंदु में यह सिद्ध होता है कि अक्षय ने 60 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से कितने सेव खरीदे थे 2 किलोग्राम। और वो कितने रुपए में 60 रुपए में प्रति किलोग्राम। दूसरे कथन में समय अवधि के बारे में कुछ नहीं कहा गया। तृतीय कथन पूर्ण है क्योंकि उसमें सेब की मात्रा, उसकी कीमत तथा समय अवधि तीनों का समावेश है। मतलब इसके अंदर तो इसका जो मोल है कितने रुपए किलोग्राम है ये नहीं बताया। दूसरे में ये बताकर इसमें कौन कब खरीदा था ये नहीं बताया। पर जो तीसरा है इसके अंदर समय अवधि भी बताया आपको, इसमें आपकी जो कीमत है वो भी बताई है, इसमें आपकी मात्रा है कितनी मात्रा है, कितना वेट है वो भी बताया है इसमें, ठीक है। तीसरे कथन में वस्तु की उस मात्रा की मांग की गई है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं आगे। लिखो व्यक्तिगत मांग तथा बाजार मांग। एक तो व्यक्तिगत मांग होती है और दूसरी आपकी कौन सी होती है बाजार मांग। व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग में क्या डिफरेंट होता है वो देखते हैं अपन। व्यक्तिगत मांग यह है वह मांग है जो एक व्यक्ति द्वारा एक निश्चित समय में वस्तु की दी गई कीमत पर व्यक्ति या व्यस्त की मांगी गई मात्राओं को प्रकट करती है। ये क्या होती है जो एक व्यक्ति द्वारा दी गई होती है और एक समय अवधि में बोले तो निश्चित समय के अंदर एक व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली आय को क्या कहते हैं अपन, ये मांग मतलब व्यक्तिगत मांग होती है। अब इसी प्रकार बाजार मांग एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं के योग प्रकट करता है जो बाजार में एक निश्चित समय अवधि से सभी क्रेता दी गई कीमती पर खरीदने के लिए तैयार हैं। अब आगे लिखो वस्तु की व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। वे कारक जो उपभोक्ता को किसी वस्तु को क्रय करने के लिए प्रभावित करते हैं उन्हें मांग निर्धारक तत्व कहा जाता है। किसी वस्तु की व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? आपका पहला कारक जो है वस्तु की कीमत, दूसरा कारक है संबंधित वस्तुओं की कीमत, तीसरा कारक है वस्तु की क्रेता की आय, चौथा है क्रेता की अभिरुचि तथा वरीयता। अब पहला जो ये कारक दे रखे हैं ये देखते हैं, वस्तु की कीमत देखते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। वस्तु की कीमत पहला पॉइंट डाल लो। जैसा कि आपने देखा है जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है, सभी स्टूडेंटों को सभी लोगों को पता होता है कि जब किसी वस्तु की अगर कीमत डिक्रीज होती है या फिर गिरती है, आप उस वस्तु को क्या करते हैं अधिक मात्रा में क्रय कर लेते हैं। कि कोई भी चीज या फिर कोई भी वस्तु होती है, फल फ्रूट ले लो अदरवाइज कोई भी फसल ले लो, तो अगर उसकी कीमत गिर जाती है तो उसको अपन क्या कर लेते हैं ज्यादा मात्रा के अंदर खरीद लेते हैं, क्रय कर लेते हैं। कीमती वृद्धि पर कम मात्रा का क्रय करते हैं जबकि अन्य बातें समान रहती है। दूसरे शब्दों में अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत और क्रेता द्वारा मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। इस कथन का संबंध मांगने के नियम से जिसका अध्ययन आप पाठ के दूसरे चरण में करेंगे। वस्तु की कीमत और क्रेता द्वारा मांगी वस्तु की मात्रा में एक तरह संबंध स्थिर रहता है जब तक अन्य बातें समान रहती है। उपवाक्य उन बातों का वह मान्यता है जो कीमती परिवर्तन का प्रभाव मांगती है। दूसरा है संबंधित वस्तु का मूल्य। पॉइंट डालो आप, एक बार मैं देख लेता हूं आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा है या दे रहा है। तो दूसरा है आपके कारक पढ़ रहे ना, सभी को पता होना चाहिए किसके डिमांड के। संबंधित वस्तु का मूल्य, एक उपभोक्ता एक विशेष वस्तु की मांग कर सकता है, बोले तो डिमांड कर सकता है। उस वस्तु को क्रय करते समय वह उस वस्तु से संबंधित वस्तु की कीमत पूछता है। संबंधित वस्तु दो प्रकार की हो सकती है,
स्थापना वस्तु और पूरक वस्तु। किसी वस्तु को क्रय करते समय वस्तु की मात्रा को उसी की स्थापना पूरक वस्तुओं का कीमत प्रभावित करती है। जैसे इसके अंदर पहला पॉइंट आपके है कै स्थापना वस्तुओं की कीमत। स्थापना वस्तु में वे वस्तु जिनका प्रयोग किसी विशेष आवश्यकता की संतुष्टि के लिए सरलता से किया जाता है, जैसे चाय और काफी। स्थापना वस्तु की कीमत बढ़ जाने पर दी गई वस्तु की मांग बढ़ जाती है तथा कीमत कम होने पर दी गई वस्तु का मांग कम हो जाती है। दोस्तों आप ऐसे मत सोचना कि आपको जो सर है वो ऐसे बस रट्टा मारे हैं, पेन चला रहे हैं बोर्ड पे, ऐसा कुछ नहीं है। कि क्योंकि जो इकोनॉमिक्स की जो ये चैप्टर है डिमांड है, इसमें से क्या समझाने की चीज है सब आप सभी को पता होती है कि कोई भी चीज अपन खरीदते तो उसकी क्या मांग रहती है, किस समय अगर अपन ज्यादा अगर जो उसका जो मांग रहती सॉरी जो जिस समय जिसकी ज्यादा कीमत रहती है उस समय तो अपन क्या करते हैं, डिमांड कम हो जाती है कोई वस्तु की, ठीक है। और जिस समय अगर कीमत लो हो जाती है या फिर डिक्रीज हो जाती है उस समय क्या होता है, अपन कोई भी वस्तु को भरपूर मात्रा में खरीद लेते हैं। तो ठीक है, इसमें कोई ऐसी समझाने की क्रिया नहीं है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आपको रट रटवा के कैसे जैसे एग्जाम फाइट कर लेनी है, ठीक है। इस परिवर्तन ऐसी कोई एंटोमोलॉजी रही, जीपीबी रही, इनमें समझाने की क्रिया इकोनॉमिक्स में क्या है, ओनली लाइन टू लाइन है, उनको पढ़ना पड़ेगा। और तो क्या सीधी बात ये है, ठीक है। अब ये इसमें से कुछ पूछेगा नहीं आपको, हाँ ये देख लो, इसके अंदर से आपको पूछ सकता है कि वस्तुओं की बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो जो पहला कारक है वो है बाजार में क्रेताओं की संख्या या बोले तो जनसंख्या। एक सेकंड, हाँ लिखो, जनसंख्या वृद्धि बाजार मांग में वृद्धि करती है और जनसंख्या में कमी वस्तु की बाजार मांग को कम करती है। न केवल जनसंख्या का आकार, उसकी संरचना जैसे आय, लिंग भेद, स्त्री पुरुष का औसत, बच्चे और वृद्ध आदि भी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। ये इसलिए क्योंकि बच्चों, युवाओं, वृद्धों और पुरुषों या स्त्रियों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है, मतलब बोले तो अलग अलग होती है, हर जनरेशन के अलग अलग होती है। आय और धन का वितरण, यदि आय और धन का वितरण धनिक वर्ग के पक्ष में होता है तो धनवान व्यक्तियों द्वारा उपभोग की जाने वाली आरामदायक व विलासित की गई वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। यदि आय का वितरण गरीब वर्ग के पक्ष में होता है तो निर्धन व्यक्तियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं जैसे अनिवार्यता वस्तुओं की मांग क्या हो जाती है, अधिक होगी। तीसरा आपका है ऋतु और मौसमी परिस्थितियों के आधार पर इसको क्लासिफिकेशन दिया गया था, ये सॉरी इसका कारक है, इफेक्ट है। प्राय देखा गया कि शीत ऋतु में उन्हीं वस्त्रों की डिमांड ज्यादा रहती है या उन्हीं वस्त्रों की डिमांड बढ़ जाती है, जबकि आइसक्रीम एवं शीत पेय की मांग गर्मियों में बढ़ जाती है। जैसे अपन जिस समय सर्दियों की जो वस्तुएं होती है जैसे ऊनी वस्त्र हो गए, ठीक है, अपन कपड़े वगैरह पहन देते हैं तो उनकी क्या हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। और जैसे ही गर्मी आती है उस समय जैसे आइसक्रीम वगैरह ले लो, जूस वगैरह ले लो, ठीक है, जो भी पेय पदार्थ होते हैं ठंडे, उनकी क्या डिमांड बढ़ जाती है। और जो शीत ऋतु के अंदर जो उपयोग ऊनी वस्त्र वगैरह लेते हैं उनकी डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, वो गिर जाते हैं। ठीक है, इतने तो सभी समझदार हो आप जब यूजी में आ गए तो। इस प्रकार वर्षा के मौसम में छाता तथा बरसाती कोट की मांग में वृद्धि हो जाती है। कुछ नहीं है यार, सीधी सीधी बात है। मांग का नियम की व्याख्या, द लॉ ऑफ डिमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको ऐसे मान लो कि ये छप गया, इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता देता हूं, इसको अच्छे से देखना, ठीक है। यह नियम वस्तु की मांगी गई मात्रा और उसकी कीमत के संबंध व्यक्त करता है। मार्शल की परिभाषा इसी प्रकार है, जो मार्शल ने परिभाषा दी थी वो इसी प्रकार देखते हैं। मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान होने पर मांग की मात्रा कीमत गिरने से बढ़ती है और कीमत बढ़ने से घटती है। फर्गुसन के शब्दों में मांग के नियम के अनुसार मांगी गई मात्रा कीमत के साथ विपरीत परिवर्तित होती है। इसी प्रकार यह नियमित कीमत साथ मांग विपरीत संबंध में क्या करती है, व्यक्ति करता है। मांग के नियम के अपवाद, कुछ अपवाद है। एक्सपेक्टेशन, ये देखते हैं, एक्सपेक्टेशन टू द लॉ ऑफ डिमांड, मांग देखते हैं। कुछ अवस्थाओं में मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ढालू होता है, अर्थात इसकी ढलान धनात्मक बोले तो पॉजिटिव होती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में उपभोक्ता वस्तु की कीमत बढ़ने पर अधिक और कीमत गिरने पर कम मात्रा खरीदते हैं। जैसा कि अपने 4 में डी वर्क दिखाया गया था,
ऊपर की ओर ढालू मांग वर्ग के अनेक कारण बताए गए थे। एक सेकंड रुकना, अभी आपको बताता हूँ इनमें से क्वेश्चन है। ये एक बार ये जो परिभाषा डेफिनेशन दे रखी है ये देखना आप। युद्ध बोले तो वार, यदि युद्ध या आपात स्थिति के पूर्व अनुमान के कारण वस्तु की पूर्ति में कमी हो जाने की आशंका हो तो कीमत बढ़ने पर लोग स्टॉक करने के लिए वस्तु को अधिक मात्रा में खरीद लेते हैं, जिससे मांग बढ़ती है। दूसरा आपका है मंदी, बोले तो डिप्रेशन, मंदी के दौरान कीमतें कम होने पर भी लोग वस्तुओं की कम मात्रा ही खरीदते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता की जो क्रय शक्ति होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, घटे जाती है। तीसरा है आपके गिफन वस्तुएं, बोले तो गिफन वस्तुएं, गिफन गॉड्स। मार्शल के अनुसार गिफन वस्तुओं के कारण भी मांग वर्ग बाएं से दाएं ऊपर को ओर ढालू होता है। घटिया वस्तुएं की गिफन वस्तुएं कहलाती है, जिनकी कीमत घट जाने पर उनकी मांग में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ऐसी वस्तुओं का उपभोग गरीब ही करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो घटिया वस्तु जवार की कीमत कम होने से उनके उपभोक्ताओं की वास्तविक आय बढ़ जाती है। इसी कारण वे बढ़िया वस्तु गेहूं का उपयोग अधिक कर देंगे, जिससे ज्वार की कीमत क्या हो जाती है, कम होने पर उसकी मांग में कमी आ जाएगी। प्रदर्शन प्रभाव देखते हैं। प्रदर्शन प्रभाव क्या बोल रहा है, यदि उपभोक्ता दिखावटी उपभोग या प्रदर्शन प्रभाव से प्रभावित है तो वे कीमतों के बढ़ने पर भी ऐसी वस्तुएं खरीदना चाहेंगे जो उन्हें सम्मान प्रदान करने वाली हो। इसके विपरीत ऐसी वस्तुओं की कीमतें कम होने पर उनकी क्या की जाती है, मांग कम हो जाती है। जैसे हीरे की, जवाहरात की, फैशन की वस्तुएं आदि की कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पांचवी आपकी है अज्ञानता का प्रभाव, बोले तो इग्नोरेंस इफेक्ट। उपभोक्ता अज्ञानता प्रभाव के कारण ऊंची कीमत पर भी ऐसी वस्तुएं खरीद लेते हैं जो अपनी कीमत, बोले तो भ्रांतिजनक पैकिंग, लेबल आदि के कारण धोखे से कुछ और समझ ली जाती हैं। इसके विपरीत कुछ वस्तुएं सस्ती होने पर भी अधिक नहीं बिकती हैं क्योंकि उनके पैकिंग, लेबल आदि आकर्षक नहीं होती। ठीक है, मतलब कोई भी चीज अगर अट्रैक्टिव नहीं होगी तो उसकी तरफ अपन नहीं जाएंगे। और कोई भी चीज ऐसे मान लो कोई अट्रैक्टिव है तो उसके जैसे इधर अट्रैक्टिव है और इधर अनअट्रैक्टिव है, तो आप अगर यहाँ पर खड़े हो तो आपको क्या चाहिए, अट्रैक्टिव वाली चीज ही तो ही चाहिए ना। आप अनअट्रैक्टिव वाली चीज की तरफ तो भागेंगे नहीं। आप जहां पर आकर्षित, आपको कोई भी वस्तु आपको आकर्षित कर रहे हैं उसी तरफ आप भागोगे। ठीक है, आपको अच्छी चीज और बुरी चीज दे तो आप सबसे पहले अच्छी चीज की तरफ भागोगे। वो इसके अंदर बताया गया है। सट्टा आपका है सट्टा, मार्शल सट्टे को मांग के महत्वपूर्ण अपवादों में से एक मानता है। कैसे, उसके अनुसार सटोरियों के दलों में होड़ के कारण मांग की नियम लागू नहीं होती। एक ग्रुप जो किसी वस्तु की बहुत अधिक मात्रा मार्केट में फेंकना चाहता है, प्राय उस वस्तु को खुला मुख खरीदना शुल्क कर देता है। इसी प्रकार जब ग्रुप वस्तु की कीमत बढ़ा देता है तो चुपचाप और अपरिचित दिशाओं के माध्यम से बहुत अधिक मात्रा में बेचने की व्यवस्था कर लेता है। इसी प्रकार जब कीमतें बढ़ती है तो मांग भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब है जीवन रक्षक वस्तुएं। ठीक है, सामान्यतः मांग का नियम जीवन रक्षक वस्तुओं जैसे भोजन ले लो, कपड़ा ले लो आदि पर लागू नहीं होता। इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर भी उपभोक्ता इनकी मांग कम नहीं कर देते, बल्कि अक्सर आरामदायक वस्तुओं की मांग कम करके जीवन रक्षक वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर उनको खरीदते हैं। इसी कारण भी मांग वक्र के दाईं ओर ऊपर को क्या कहते हैं, ढालू हो जाता है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप समझ लो। व्यक्तिगत मांग की अनुसूची दे रखी है, ये अनुसूची देख लेना आप, ये वाली ये उतार लो आप। पहला इधर दे रखा है प्रति ग्राम सेव की कीमत दे रखा है, उधर आपको सेव की मात्रा दे रखा है, ये उतार लेना आप। ऊपर में समझा दिया हूं। ये आपको मांग का वर्क या बोले तो आपको ग्राफ दे रखी है, चित्र बना रखा है, अच्छे से समझ ले, इसको उतार लो एक बार। ये छोड़ो, ये नहीं आएगा आपके।
जो पूछे जाते हैं वही देखेंगे अपन। कितनी मिनट की क्लास? 20 मिनट की क्लास हो गई अपनी। तो मांग वाला आ रहा है, इसमें से इतना कुछ पूछेगा नहीं। तो ये देख लो एक बार आप, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व है, बोले तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व क्या होते हैं? निम्नलिखित होते हैं। पहला आपका है वस्तु का स्वभाव। जो आपकी वस्तु होती है उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए वो देखते हैं अपन। वस्तु के स्वभाव, उसकी प्रकृति एवं गुणों की उसकी मांग की लोच से गहरा संबंध होता है। यदि वस्तु का स्वभाव आरामदायक हो है तो उसकी मांग की लोच इकाई के आसपास होती है, अर्थात मांग की लोच लोचदार होती है। जबकि अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। दूसरा आपकी है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत का भी वस्तु की मांग की लोच पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मांग की लोच ऊंची कीमतों के संबंध में अधिक होती है, मध्यम कीमतों के लिए सामान्य है, तथा जो जो कीमत घटती है तो त्यों मांग की लोच भी घटती है। उदाहरण के लिए धनी वर्ग के लिए हीरे जवाहरात कार आदि की कीमतें अधिक होने के कारण भी इनके मांग में क्या लगता है, आप इनको क्या दिखता है? बेलोचदार दिखता है। मतलब इनको अच्छी अच्छी गाड़ियां ले लो, अच्छे अच्छे जवाहरात ले लो, ठीक है, अच्छे अच्छे आपके जवाहरात कार आदि, इनकी कीमत जितनी भी अधिक होती है उनको क्या लगता है कि कम ही है, जो पैसे वाले होते हैं, ठीक है। तीसरा आपका है वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग। अनेक प्रयोगों में वाली वस्तुओं की मांग की लोच अधिक लोचदार होती है। उदाहरण के लिए बिजली का कई जगह प्रयोग होता है, अतः जैसे ही बिजली की दरों में वृद्धि होती है तो महंगा होने के कारण अनेक प्रयोग से इन्हें हटा लिया जाता है, इसलिए इसकी मांग अत्यधिक कम होती है। पांचवा देखो, वे की जाने वाली आय का अनुपात। जिन वस्तुओं पर आय का बहुत थोड़ा भाग भी खर्च किया जाता है, जैसे नमक, दियासलाई आदि, उनकी मांग को बेलोचदार। इसका कारण यह है कि मूल्य वृद्धि का इन वस्तुओं की मांग पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। मांग की लोच पर आय का प्रभाव। छठा, निर्धन वर्ग जिनकी आय बहुत कम होती है की मांग लोचदार होती है, क्योंकि मूल्य में परिवर्तन उनकी मांग पर शीघ्र प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत धनी वर्ग के लोग प्राय उतनी ही वस्तु खरीद लेते हैं। सातवां है समय का प्रभाव। मांग की लोच पर समय का प्रभाव पड़ता है। अल्पकाल में वस्तुओं में मूल्यों में होने वाली परिवर्तनों का मांग पर अभिवाय नहीं होता। आठवां है मांग की तीव्रता। वस्तुओं का प्रयोग जितना आवश्यकता होता है वस्तु की मांग उतनी ही बेलोचदार होती है, क्योंकि ऐसी वस्तुओं का उपभोक्ता करना ही पड़ता है। अतः आवश्यकता स्थानपनों की उपलब्धि आदतों एवं रीति रिवाजों पर निर्भर करती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, ये इतना काफी है आज का सेशन। अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे आपके आपूर्ति का अभिप्राय हो गया ना, ठीक है। तो आज का सेशन अपन यही समाप्त करते हैं। तो दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि जहाँ पर मेरा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको बता नहीं सकता, पश्चिमी राजस्थान के अंदर है, वहाँ पर आपको सभी को पता होनी चाहिए कितनी गर्मी पड़ती है, कितनी हीट है। तो वहाँ पर आपको मैं क्लासेज आपको कंटिन्यू दे रहा हूँ, ठीक है, आपका बड़ा भाई। तो उम्मीद करता हूँ जो भी आपको मैं क्लासेज प्रोवाइड करवाता हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आती होगी, और क्लासों को अच्छे अच्छे दोस्तों के पास, अपने जितने भी दोस्त फ्रेंड सर्किल है उनके पास शेयर किया करो, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक अपने पास 5 क्लास कंप्लीट हो गई और अदर क्लासेज भी आपकी कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। और छठी क्लास में अपने इसके अंदर नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। जब तक जो पीछे वाली जो क्लासें हैं उनको देखो एक बार जाके यार, क्योंकि जब तक आप पीछे वाली जब क्लासें हैं अगर उनको नहीं देखोगे तो पहले जो आगे वाली मैं पढ़ाऊंगा वो समझ में नहीं आएगी। अगर जो बंदा पहली और जो दूसरी क्लास ले लेगा, ठीक है, लास्ट 3 क्लासें ले लेगा, ठीक है, जो भी स्टूडेंट जो भी विद्यार्थी, तो उसके जो जितनी भी आगे वाली जो क्लासें हैं वो एक बार पढ़ते ही समझ में आ जाएगी। क्योंकि जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का जो बेस दे रखा है वो 3 क्लासों के अंदर दे रखा है, वहां से आपको मैं अच्छे से प्रोवाइड करवाया हूँ, ठीक है। तो पहले आपको मैं जो बताया हूँ वो काम करो, पीछे वाली जो क्लासें हैं उनको आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, जाके। तो उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा हो, सेशन को शेयर करना अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन के साथ, जब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।